हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 2021 का। ये वीडियो आपके आरआरबी लॉ ऑफिसर या जितने भी बैंकिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, चाहे वो एसबीआई पीओ का हुआ, क्लर्क का हुआ, या आरआरबी पीओ का हुआ या क्लर्क का हुआ, इन सब में आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो करंट के हों या स्टैटिक के हों। तो अभी मैं करंट आपको करा रहा हूँ, बीच में आपको मैं स्टैटिक भी कराऊंगा, या जो भी आपके बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या जो भी बनने वाले होंगे वो सब मैं एक एक करके कराऊंगा। जैसे आरबीआई का सर्कुलर हो गया, सेबी का हो गया, ठीक है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उस तरह के, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल बॉडी है उनकी, तो जितने भी इंक्लूड होंगे सबके मैं क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। बाकी कुछ स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो चैनल पे भी हमारे हैं, तो उसको सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो जो भी अपडेट हैं वो मैं अपडेट करके भी आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो बस ठीक है, कुछ लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए और आपका नोटिफिकेशन जो है वो जून में आ जाएगा। उसके लिए हम लोग एक सेशन करने वाले हैं, जल्द ही करेंगे। उसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, ठीक है। पढ़ते रहिए आप लोग। गुड इवनिंग, हाय, हेलो, ठीक है। और ये जो है पार्ट 3 है, ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 2021 का पार्ट 3 है। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। जो लोग आज नए ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग इन वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो हर दूसरे तीसरे दिन पर लगातार आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और आपकी जो भी कुछ क्वेरी होया करे वो सब कमेंट में करते रहेगा करिए। तो लोगों को थोड़ा ज्वाइन कर लेने दीजिए। आप लोग का जो भी क्वेश्चन होया करे आप लोग कमेंट में करके पूछ लिया करें चैट बॉक्स में, सभी चीज़ों का आपको आंसर दिया जाएगा। और जो इसके मतलब क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या जो भी है इसके रिगार्डिंग हम एक सेशन करेंगे, तो वो नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है उसका। तो चलिए ठीक है, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिन्होंने शेयर कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ढेर सारा थैंक यू। स्टूडेंट ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग पढ़ लीजिए और पढ़ के आप कमेंट फटाफट करते रहिए, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला आप लोग देख रहे हैं कि विच बैंक हैज़ रेज्ड 1000 करोड़ बाई इशूइंग बेसेल थर्ड कंप्लेंट। बेसेल नॉर्म्स थर्ड चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर किसी को पता है वो कमेंट में करके बताएं कि ये जो बेसेल थर्ड है वो कब से कब तक का था, ठीक है। तो ये है कि किस बैंक ने, कि जो बेसेल थर्ड का जो है, बेसेल थर्ड का है, उसके अनुपालन में बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यानी कौन सा बैंक है जिसने 1000 करोड़ का फंड रेज किया है, ठीक है, बेसेल थर्ड कंप्लेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक, किस बैंक के द्वारा जुटाए गए हैं? फटाफट कमेंट कर दे रहिए। ओके, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो इसका आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बेसेल थर्ड कंप्लेंट बॉन्ड को इशू करके 1000 करोड़ का फंड समझ लो इन लोगों ने रेज किया है, ठीक है। अब यहाँ आप ये बताइए कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई जो है, इसमें कौन से 2 बैंक मर्ज हुए हैं, ये कमेंट में करके बताइए, फटाफट कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो 2 बैंक मर्ज हुए हैं वो कौन कौन से बैंक हैं, ठीक है, कौन से बैंक हैं? ठीक है, ठीक है, करते रहिए, कमेंट करिए, कमेंट खूब करिए। आपको आ रहा नहीं आ रहा है वो तो जब आप करते रहोगे चीज़ें और हम आंसर देखेंगे तो हम इसका आंसर दे देंगे, ठीक है, सही है या गलत है या फिर हम बता भी देंगे। तो चलिए ठीक है, बताइए, मैं सेकंड क्वेश्चन पे तब तक चलता हूँ। तो लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है।
तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने में एक कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुआ है और एक आंध्रा बैंक मर्ज हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को इनका हेडक्वार्टर पता हो या इनकी टैगलाइन पता हो या इनके एमडी पता हो, जो भी अगर आपको पता है कॉरपोरेशन बैंक का या आंध्रा बैंक का, ठीक है, था इससे पहले जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, इसके एमडी, इसके सीईओ जो भी हैं, ठीक है, और इसकी टैगलाइन यूबीआई की क्या है, ये जरूर आप कमेंट में करिए, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बात हो रही है पीएमकेएसएन की, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। ये पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द 8 इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हैज़ बीन रिलीज्ड, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा ये 8वीं किस्त रिलीज की गई है। ये भी याद रखें कितनी किस्त जारी की गई है अभी हाल ही में, तो ये 8वीं किस्त दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विच इज डिवाइडेड इनटू 3 इंस्टॉलमेंट, और ये कितने इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है? पूरे वर्ष 3 इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है, ठीक है। पूरे साल कितने इंस्टॉलमेंट? 3 इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है। हाउ मच अमाउंट इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 1 इंस्टॉलमेंट, यानी एक इंस्टॉलमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना जो है पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर फटाफट करते रहिए। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने की संभावना बहुत है, ठीक है। तो वो जो ईच यानी एक इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दिया जा रहा है, 1 इंस्टॉलमेंट में, ईच इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, वो क्या 6,000 दिया जा रहा है, 5,000 दिया जा रहा है, 4,000 या 3,000 या 1,000, ठीक है। कमेंट आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ 1,000 हटाकर हम लोग यहाँ 2,000 रुपीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब तो आप लोगों को आंसर भी पता चल गया होगा और आपका कमेंट भी आ रहा है कि हाँ 2,000 रुपीज़ जो है एक इंस्टॉलमेंट में है, और टोटल अमाउंट कितने हैं? टोटल अमाउंट है 6,000, यानी पूरे साल में 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जा रहे हैं, और 3 इंस्टॉलमेंट टोटल दिया जा रहा है, यानी 2-2 हज़ार रुपये के 3 दिए जा रहे हैं, तो टोटल हो जाएंगे 6,000 रुपये। तो अभी जो है 8वीं किस्त दी गई है और ये 2,000 रुपये एक इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप जो है एक ऑप्शन इसमें गलत टाइपिंग नहीं हो पाई, वो टाइपिंग एरर की वजह से है, तो आपका आंसर होगा 2,000 रुपीज़। एक आंसर आप लोग और करिए कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना है, ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा 2018 में हुई थी। और ये किन लोगों को मिल रहा है? जिनकी भूमि जो है 2 हेक्टेयर तक है, ठीक है, 2 हेक्टेयर तक जिनकी भूमि है, जिनके पास इनका स्वामित्व है, ओनरशिप जिनकी 2 हेक्टेयर तक की, उनको दिया जा रहा है, ठीक है। और पहली इंस्टॉलमेंट जो दी जाती है वो अप्रैल से जून तक दी जाती है, अप्रैल से जून के मंथ में, तो ये भी ध्यान रखें। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो दी जाती है वो अगस्त से नवंबर के बीच में दी जाती है, और तीसरी इंस्टॉलमेंट जो दी जाएगी वो दिसंबर से मार्च के बीच में दी जाती है, ठीक है, दिसंबर से मार्च के बीच में। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये आप सारी चीज़ें जानते रहें, समझते रहें और नोट करते रहें। और ये जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं ना, उन्हीं को पूरे साल 6,000 रुपये दिया जाता है, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये करके। ये भी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए और फटाफट आंसर करते रहिए। द आरबीआई हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ शिवम सहकारी बैंक, ठीक है। एक शिवम सहकारी बैंक है, यानी कोऑपरेटिव बैंक है, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। द बैंक इज बेस्ड इन विच सिटी, ये बैंक का जो ब्रांच है वो किस सिटी से बेस्ड है, या ये जो बैंक है शिवम सहकारी बैंक, ये किस सिटी से संबंधित है, किस शहर में स्थित है, ठीक है। फटाफट आप बताइए, कोल्हापुर का है क्या, ये पुणे का है, सतारा का है, नागपुर का, या भीनमाल का है, ठीक है, भीनमाल का, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये जो है कोल्हापुर का, ठीक है। ये जो शिवम सहकारी बैंक है ये कोल्हापुर का है, कोल्हापुर का है ये। तो आरबीआई ने जो ये कोल्हापुर शहर में स्थित था शिवम सहकारी बैंक, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, ठीक है। अगर और पहले देखें तो किन किन बैंकों का, जो एक बसंत दादा था, ठीक है, बसंत दादा सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक था, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। एक था मपूसा करके, ठीक है, मपूसा करके था, उनका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। एक बैंक और कोऑपरेटिव बैंक थी वो कराड़ करके, ठीक है, कराड़ करके, उनका भी रद्द कर दिया गया था। तो इन काफ़ी बैंकें थे जिनका लाइसेंस धीरे धीरे रद्द किया जा रहा है। उनके काफ़ी रीजंस हैं, तो वो हम बात कर लेंगे कमेंट में। आप लोग बताते रहेंगे क्या क्या रीज़न रहा है, किस वजह से रद्द किया गया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो रद्द किए गए हैं हाल ही में वो इम्पोर्टेंट हैं, और वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है।
इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी किसी भी बैंक का जो कोऑपरेटिव बैंक है उसी के लाइसेंस के कैंसिल से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फटाफट आंसर करते रहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक जो है, ठीक है, इसका लाइसेंस अभी आरबीआई ने रद्द कर दिया है। तो यह बैंक किस राज्य की है ये पूछ रहा है, ठीक है, किस राज्य का यह बैंक है। तो यहाँ पे आपका है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। तो किस राज्य का ये बैंक है, कमेंट करिए आप लोग। ये है आपका पश्चिम बंगाल का, ठीक है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है बगनान, ठीक है, बगनान की ये बैंक है, बगनान की बैंक है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो इसका लाइसेंस अभी आरबीआई ने रद्द किया है। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही लाइसेंस देती है और यही लाइसेंस रद्द करती है। लाइसेंस देते हैं जब उनके सारे आप जितने भी उनके नॉर्म्स हैं वो फुलफिल कर लेते हैं, तो आपको लाइसेंस बैंक का दे दिया जाता है। लेकिन जो भी बैंकिंग रेगुलेशन है ना, अपने लोगों ने नाम सुना होगा, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल उसमें प्रोफेशनल नॉलेज में, ठीक है। 1949 का है, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, ठीक है। तो जो ये बैंकिंग का रेगुलेशन है, तो ये रेगुलेशन इसी एक्ट के द्वारा होता है। कौन करवाता है? आरबीआई। तो जो भी उसके नॉर्म्स हैं, जो भी रूल हैं, अगर वो बैंक फॉलो नहीं करेगी तो आरबीआई के द्वारा उन्हें नोटिस देकर उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई का कहना भी था कि प्रावधानों का ये अनुपालन नहीं कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ बैंक के पास जो है पर्याप्त पूंजी भी नहीं थी और इनकी कमाई की भी संभावना नहीं हो रही थी, इसलिए आरबीआई ने इनको कई नोटिस देने के बाद ही इनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अच्छा, आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है, कितने नंबर के गवर्नर हैं, और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आप बताइए, ठीक है। सब लोग आप कमेंट करते रहिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर मैं आपको एक एक करके आंसर दूंगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देख लिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस में एक छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे नाबार्ड कब आया हुआ था, आरबीआई कब आया हुआ है, ठीक है, कब इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं ना, और वहाँ पे बिल्कुल नियरेस्ट हमारे ऑप्शन होते हैं और एक क्वेश्चन हम खो देते हैं। तो इसीलिए हम जो है हमेशा लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। हमारा सिलेक्शन तो होता है बट हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, रीज़न यही होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ों की कड़ियाँ जब आप जोड़ते रहेंगे ना, तो ही आपकी जो जितने भी सफल होते हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ के ही एक बड़ी कड़ी बनाते हैं। तो ये सारे आंसर आप करके कमेंट में करते रहिए। आप लोग के कमेंट भी आ रहे हैं। देखिए, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई। और इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, किसे अभी नियुक्ति दी गई है, द न्यू एमडी एंड सीईओ, एक नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, एसबीआई का कार्ड और पेमेंट सर्विसेज भी है इसका अपना, ठीक है, एक अलग इसकी अपनी एक कंपनी खुद की है। तो इसके अभी नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं, ठीक है। आप आंसर फटाफट करिए, जिनको पता हो वो भी करते रहिए, जिनको नहीं मालूम है वो भी आंसर फटाफट करते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आपको एक एक क्वेश्चन करके आपके एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। आप लोग खुद भी बातें करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा रामा मोहन राव आमरा, ठीक है, इनको बनाया गया है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का एमडी और सीईओ, ठीक है, एमडी और सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। देखिए, जो लोग अभी जुड़े हैं, ठीक है, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। जितना मोटिवेशन मुझे आप लोगों से मिलेगा, ठीक है, जितना सपोर्ट आपसे मिलेगा, क्योंकि आप ही हमारी परिवार हो, आप ही मेरा सब कुछ हो, ठीक है, तो जितना मोटिवेशन आप लोग को मिलेगा उतना ही मैं भी अपना जो है 100% बेस्ट आपको हमेशा देता रहूँगा। वैसे भी देता हूँ, ऐसे भी देता रहूँगा। तो इतना आपसे होता है, इतना आप लोग कर दीजिए। विच बैंक हैज़ लॉन्च डिजी गोल्ड, याद रखिएगा, ये भी शब्द है, ये भी है, ऐप है, या जो भी है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। इन एसोसिएशन विथ सेफ गोल्ड, ठीक है, दिस विल मेक इट ईजियर फॉर द कस्टमर ऑफ बैंक्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। कहने का मतलब है किस बैंक ने, इनमें इस ऑप्शन में से किस बैंक ने सेफ गोल्ड के साथ मिलकर, ठीक है, सेफ गोल्ड के साथ मिलकर
एक डिजी गोल्ड लॉन्च किया है, ठीक है। डिजी गोल्ड नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, बैंकों को बैंक के जो ग्राहक हैं उनको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है, काफ़ी आसान होगा। डिजी गोल्ड की मदद से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा जो है सेफ गोल्ड के साथ किसने अपनी पार्टनरशिप की है, उसके साथ मिलकर किसने डिजी गोल्ड लॉन्च किया है? क्या वो पेटीएम पेमेंट बैंक है, क्या एयरटेल पेमेंट बैंक है, क्या उज्जीवन पेमेंट बैंक है, क्या जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, आपका आंसर फटाफट होना चाहिए। हाँ, आंसर लोगों का सही भी है और गलत भी है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। आंसर क्या होगा? एयरटेल पेमेंट बैंक। आप लोग का भी आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों का गलत आया हुआ तो वो भी सुधार कर लें, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सेफ गोल्ड के साथ मिलकर डिजी गोल्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ एयरटेल पेमेंट बैंक। अब ये बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट होगा गोल्ड में, वो कहा गया है कि 1 रुपए से लेकर आप 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 रुपए से भी शुरुआत आप कर सकते हैं, ठीक है। और इनको जो मतलब जो इन पे इंटरेस्ट देंगे वो 6% का इंटरेस्ट देंगे। और यहाँ पे आप ये बताइए कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फटाफट आंसर करिए कमेंट में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब ये बैंक लॉन्च किया गया था? और तीसरा क्वेश्चन, इसके एमडी और सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ कौन है, यानी हेडक्वार्टर, इसका स्थापना और इसके एमडी और सीईओ कौन है एयरटेल पेमेंट बैंक के? ये तीनों आप कमेंट में फटाफट आंसर करिए। तब तक हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में और वहाँ पे हम आपका आंसर करेंगे, ठीक है। करिए, कमेंट करिए आप लोग, जो भी पता हो, ठीक है। एक मतलब गैस करके भी किया करिए कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, लॉन्च हुआ है, कब हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें गैस करके किया करिए। विच बैंक है डिसाइडेड नॉट टू अलाउ इट्स कस्टमर टू विड्रॉ मनी फ्रॉम नॉन ईएमबी ऑटोमेटेड? ईएमबी का पूरा नाम क्या है? आप लोग लिख दीजिए फटाफट, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम्स, इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी 2021, यानी तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने ये कहा है कि फरवरी 2021 के बाद, ठीक है, उनका जो एटीएम कार्ड है अगर उसमें ईएमबी चिप नहीं लगी हुई है, ठीक है, ईएमबी वाली आपकी डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो वो कौन सा बैंक है? वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि फरवरी 2021 के बाद अगर उनके उनके जो कस्टमर हैं उनके पास अगर ईएमबी चिप वाला एटीएम कार्ड नहीं है तो वो पैसे नहीं निकाल पाएंगे एटीएम से, ठीक है। आप लोगों का कमेंट आ गया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है एयरटेल पेमेंट बैंक का? न्यू दिल्ली है। इसके एमडी सीईओ कौन है? तो नुबरता विश्वास है, ठीक है। नुबरता विश्वास इसके एमडी और सीईओ हैं। और ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2017 में, ठीक है। जनवरी 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कॉपी में रख के नोट करते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकती हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जो लोग नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, और शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय संरचना का निर्माण बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है, ठीक है, यानी एनएडीआई का फुल फॉर्म आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आप लोग सर्च कर लीजिए एनएडीआई का फुल फॉर्म क्या है। राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय संरचना का निर्माण किसने किया है? आईडीआरबीटी ने किया है, आईडीआरबीटी ने, ठीक है। आईडीआरबीटी ने इसका किया है। इसको भी आप लोग सर्च कर लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सबसे पहला कमेंट किसका आएगा ये मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं तो सर्च करके करिए, और नहीं तो जिसको पता है, हाँ, जो इसको डिकोड कर सकता है वो भी इसका आंसर लिख सकता है। तो फटाफट इसका आंसर लिख दीजिए। अच्छा, आप लोग को टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सर्च करके हमें ज़रूर लिखिएगा कि इसका फुल फॉर्म दोनों का क्या है, एनएडीआई का और आईडीआरबीटी के लिए, ठीक है। तो ये जो एनएडीआई है, राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय संरचना है, इसका निर्माण किया है आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी का मतलब बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। तो जो ये आईडीआरबीटी है ना, ये संस्थान किसकी है, ये पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एनएडीआई जो है उसका निर्माण आईडीआरबीटी ने किया है। और आईडीआरबीटी किस संस्थान का है? ये आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, सेबी का है, सिडबी का है, या एसबीआई का है, या इंडियन बैंक एसोसिएशन का है। आईबीए का मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग करते रहिए, फटाफट करिए। ओह वेरी गुड, आप लोगों ने कमेंट भी कर दिए हैं। तो देखिए, आईडीआरबीटी जो संस्था है वो है ये संस्था है आरबीआई की, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्था है। किसकी संस्था है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है, एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है?
तो आंसर क्या होगा आपका? आरबीआई होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय संरचना है, इसका निर्माण किसने किया है? बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है, जो आरबीआई की एक ब्रांच है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों किया गया है, ये भी एक बात आप लोगों के सामने आएगा कि इसका निर्माण क्यों किया गया है। ठीक है, तो आईडीबीआरटी क्या करती है कि डिजिटल पहचान का सत्यापन करती है। जो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन होता है ना, उसका पूरा काम करती है आईडीआरबीटी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं डिजिटली सत्यापन, जो चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, उनका सत्यापन करती है आईडीबीआरटी। या जो भी पहचान संख्या है, या जो भी, जो मतलब अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड जितनी भी डिजिटल लेजर प्रौद्योगिकी होती है ना, उन सबका पूरा करता है ये। तो बस इतना आपको नहीं जानना है यहाँ पे, बस इतना ही जानना है कि एनएडीआई का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आईडीआरबीटी के द्वारा किया गया है। और आईडीआरबीटी किसकी एक शाखा है? तो वह है आरबीआई के। ठीक है, और आप लोगों ने आरबीआई का जो 25 नंबर का गवर्नर था, आप लोगों ने बता ही दिया है कि कौन है वो गवर्नर। ठीक है, तो ये बता दीजिए कौन है 25 नंबर के। बाकी आप लोगों ने तो आरबीआई के बारे में बता ही दिया है। अच्छा, आईडीआरबीटी जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। आईडीआरबीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में। और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ठीक है, आरबीआई की एक ब्रांचेज है। आप लोग कमेंट भी कर दिए हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस, यानी महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट करिए, गलत ही कमेंट करिए, बट करिए, कोशिश करिए आप लोग एक हैबिट बनाने की कि जब आप क्वेश्चन को देखिए तो सबसे पहले उसे वेरी केयरफुली पढ़िए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस फैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी प्रश्न में कुछ और पूछा जाता है और हम आंसर कुछ और लिख कर आते हैं या कुछ और टैग करके आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति नहीं की गई, अगर यहाँ पे नोट लगा दिया जाएगा और हम फटाफट आंसर अगर हम पढ़े हुए हैं कहीं से भी, तो हम गलती क्या कर देते हैं कि जो उसके अध्यक्ष हैं वो हम लिख देते हैं। ठीक है, और चूंकि उसमें अगर पहले से कोई अध्यक्ष रहा है या बात कर रहा है, कुछ ऐसा रहा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको इस प्रश्न का, तो सबसे पहले है कि हम बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर हमें पढ़ा हुआ है तो हमें तो आंसर तुरंत आएगा, नहीं तो थोड़ा हम गेस करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो सब मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहिए। ठीक है, तो देखिए, महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अनीश शाह की नियुक्ति की गई है महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? ठीक है, जीडीपी ग्रोथ कितना प्रोजेक्टेड किया गया है? इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 जो है, उसमें आरबीआई के द्वारा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कितना प्रोजेक्टेड किया गया है जीडीपी ग्रोथ, कितना अनुमान लगाया गया है। यानी कहने का सिंपल है, सीधा सा मतलब है कि आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी का, यानी भारत की जीडीपी विकास दर कितनी है इनमें से, ये आपको कमेंट में करके बताना है। तो फटाफट कमेंट करिए कितनी है। उसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें जब जितने अभी तक मैंने पढ़ाए हैं उनके पूरी एक लिस्ट देंगे आपको, और वहाँ से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम टू टाइम अपना लर्न करते रहिएगा। आपको एग्जैक्ट ये वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो आरबीआई का हो, चाहे वो आईएमएफ का हो, चाहे वो मूडीज़ का हो, चाहे केयर रेटिंग का हो, तो जितने लोगों ने जीडीपी का अनुमान दिया है, ठीक है, उनमें से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? क्या 9.7%, 8.9%, 11.2%, 10.5% या 9.3%? इसका आंसर होगा 10.5%। ठीक है, यानी अगर आरबीआई देखो, चूंकि आरबीआई हमारा भारत सरकार का बैंक है, भारत का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, इतनी सारी अगर इंपॉर्टेंट है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आरबीआई के द्वारा जो जीडीपी ग्रोथ का एक एस्टिमेट दिया गया है वो है 10.5। ठीक है, और आईएमएफ का पहले फुल फॉर्म आप लोग लिख दीजिए, फटाफट लिखिए। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इसने जो जीडीपी का ग्रोथ लगाया भारत का, वो 11.5 लगाया है, 11.5 यानी 11.5 लगाया है इसने। ठीक है, 11.5 किसने लगाया? आईएमएफ। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कमेंट में आप लोग बता दीजिए मुझे। ठीक है,
हेडक्वार्टर आईएमएफ का कहाँ पे। और ये है, हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था पार्ट 2 वाले में, लास्ट में मैंने कहा था कि जो अभी तक मैंने जितने भी रेटिंग एजेंसी पढ़ाए हैं, ठीक है, उनका मैं आपको एक लिस्ट एक वीडियो में ही दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने लिस्ट दे दिया है, तो यहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो विभिन्न एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा क्या क्या अनुमान लगाया गया है कि भारत के जीडीपी ग्रोथ का, ठीक है। तो ये सारे फाइनेंशियल ईयर 2022 के ही हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको नोमुरा, तो नोमुरा ने अपना अनुमान लगाया 10.8%, ठीक है, 10.8% नोमुरा का है। मूडीज़ का देख लीजिए 9.3% है, 9.3% मूडीज़ का है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा लगाया गया है 10.1%। केयर रेटिंग्स के द्वारा लगाया गया है 9.2% और एचडीएफसी के द्वारा लगाया गया 10%। तो ये अभी तक मैंने इतने आपको पढ़ाए हैं, तो इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, ठीक है। और अगर आगे भी मैं और पढ़ाता रहूँगा तो इसमें और भी आपके लिस्ट को इंक्लूड करता रहूँगा। तो चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपनी कॉपी पे जहाँ आप नोट्स करते हो, ठीक है, वहीं पे इसको नोट करके और हाईलाइट कर लें। क्योंकि देखिए ये डेटा कितना नियरेस्ट है, कहीं पॉइंट में ज़्यादा है, कहीं पॉइंट में कम है। तो अक्सर हम एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि नोमुरा ने क्या लगाया था और मूडीज़ ने क्या लगाया था। या तो हम क्वेश्चन क्विट कर देते हैं और या हम तो गलत आंसर मार्क कर देते हैं। तो हमारा दोनों से लॉस है, ठीक है। अगर हम नहीं अटैम्प्ट करते हैं, इतनी ईजी चीज़ है, कोई तो अटैम्प्ट कर लेगा तो वो आगे बढ़ेगा और हम क्या होंगे, पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग अभी से ही बहुत ध्यानपूर्वक इन सब चीज़ों का प्रयास करते रहें। तो आईएमएफ के हेडक्वार्टर का कमेंट, ठीक है, अच्छा है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में काम करिएगा, स्कोर कितना है आपका, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन है, तो कितना स्कोर है आपका ये ज़रूर बता दीजिएगा। 12 में कितना आपके सही हुए हैं तो ये ज़रूर बताइएगा। सबको वेल विशेज है, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो बताइए आप लोग। हाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है, ठीक है। और एक हम लोग डाउट सेशन करेंगे, एक मतलब पूरा क्वेरी सेशन करेंगे, तो बहुत जल्दी करेंगे। थोड़ा सा मैं भी प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो क्वेरी सेशन करेंगे, उस पर सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि देखो सिलेबस कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, सिलेबस दिया नहीं है, तो बहुत ब्रॉड है। जो भी अगर आप रीजनिंग देखो बहुत ब्रॉड है, लॉ का देखो प्रोफेशनल तो बहुत ब्रॉड है। कितने बेयर एक्ट हैं पता नहीं, अनगिनत बेयर एक्ट हैं, लगभग समझ लो 20 तो बेयर एक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो क्या सब सारे बेयर एक्ट हम पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो कब तक पढ़ते रहोगे। इसीलिए हमें कितना पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बिल्कुल अप टू डेट रह के पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए हम एक सेशन करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, और डायरेक्ट आपसे बोलकर और आपकी क्वेरी का एक एक करके आंसर हम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी को वेल विशेज है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी लोगों को, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अभी फ़िलहाल घर पे ही रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।